चलें जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद ज़ीशान आपके साथ। उम्मीद है मेरे बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे, तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी तैयारियों में आपकी मदद भी करें और अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप बिल्कुल दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, आज हमारा मॉक था और वो स्टार्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो अटेम्प्ट भी किया होगा। दोज हु कैन डू विद दिस, सो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी रिक्वायर दिस कमेंट्री एंड वी आर विद द सोल्यूशन। सो विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी एमसीक्यूज रिस्पेक्टिव विद द रिक्वायर्ड इम्पैक्ट। इस वक्त इसके सोल्यूशन मौजूद है आपके पास, और सोल्यूशन में आंसर तो मार्क हुआ हुआ है, बट रेलिवेंसी के हिसाब से हम और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज एक एमसीक्यू में कई सारे ऐसे एम्पेरिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, हिडन रिस्पॉन्सेज होते हैं विच नीडेड टू बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फर्दर विद द रिक्वायर्ड इम्पैक्ट व्हाट वी आर नाउ सपोज्ड टू बी गैदरिंग टुवर्ड्स। टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा देखनी है, 50 एमसीक्यूज हैं। इन 50 के 50 एमसीक्यूज को जी बेटा जी, बस ये मैं रिकॉर्डिंग ही हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल इसको, बिल्कुल आउटसाइडर्स अलाउ हैं। तो लेट्स फर्दर डू विद दैट, वी हैव टू मेक इट रिक्वायर कि हमने अपनी तैयारी को अच्छे से अलाइन किया है, सारी चीज़ों का रिवीजन किया है, एंड देन वी गो विद दिस। इस वक्त जो पहले एमसीक्यू आपके सामने है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी ओवर मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, सर हम जानते हैं कि जब हम मार्केट इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं या उसको डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नाउ सपोज्ड टू बी डिस्कसिंग a market mechanism where all of the economic decisions are taken by the free market forces, or they can unified or equally determine the market equilibrium and determine the price of the commodity and how much of something is to charge and how much produce for it and how much of something is to produce and how much charge for it। ये मार्केट इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस की बेसिस पे डिसाइड और डिजाइन करती है। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है वो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, एब्सोल्यूट कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है। एवरी इकोनॉमिक डिसीजंस आर नाउ सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस डिसीजंस आर परस्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन जब मैं मिक्स्ड इकोनॉमी में हूं तो इधर स्टेट इंटरवेंशन है, स्टेट इकोनॉमी को रेगुलेट करेगी, डिफरेंट तरह के जो लेजिस्लेशन है उसको प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो देखो इसका जवाब क्या है, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी सिस्टम ओवर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें 4 ऑप्शंस थे। ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज डिवाइडेड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, गलत जवाब, क्योंकि तमाम इकोनॉमिक डिसीजन प्राइवेट इकोनॉमी यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम लेजर-फेयर इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हैंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, इसमें तमाम के तमाम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। देयर वुड बी अ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो ऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर डिमांड और बाय द मार्केट फोर्सेज। क्यों? क्योंकि नीचे ओनरशिप को शेयर करने की बात हो रही है, प्राइवेट यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में नहीं है। प्रोड्यूसर इंक्लूड्स मेनी एक्सटर्नल कॉस्ट एंड क्रिएट प्राइस ऑफ द गुड, बिल्कुल भी नहीं। एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी कॉस्ट होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे सैमसंग ने ये फ़ोन बनाया, मैंने इसे परचेज किया, ये प्राइमरी पार्टीज हैं, मुझे इसका प्राइवेट बेनिफिट है, मैं इसकी जो है वो प्राइवेट कॉस्ट पे करूंगा। सैमसंग की एक प्राइवेट कॉस्ट है और प्राइवेट बेनिफिट सैमसंग का प्रॉफिट है, मुझे इससे जुड़ी हुई यूटिलिटी, इससे फायदा जो मिल रहा है वो मुझे मिलेगा। लेकिन इस कंजम्पशन, इस प्रोडक्शन से जो थर्ड पार्टी इफेक्ट है उसे एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं, जो सैमसंग कंसीडर नहीं करेगा। उसमें पोल्यूशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, इन्फ्लेशन भी है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी है। लेकिन बिजनेसेस इसे कंसीडर नहीं करते, वो अपनी प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट को देखते हैं। इंडिविजुअल भी जब कंजम्पशन करते हैं तो अपनी प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट को देखते हैं। सो ये भी नहीं है। देयर विल बी एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये तो सर ड्रॉबैक है सर, फ्री मार्केट इकोनॉमी का तो ये ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट वन वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर तमाम की तमाम प्रोडक्शन कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से होती है, दैट व्हाट इज कॉल्ड कंज्यूमर सॉवरेनिटी। ये वाला पॉइंट इसका सही जवाब है। अब हमारे दूसरे एमसीक्यू, व्हाट अबाउट द पीपीएफ इज वन स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो मेरे बच्चों, याद रखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या,
ये एक प्रोडक्शन टेक्निक है जिसे हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के पैरेलल अलाइनमेंट पे डिस्कस करते हैं। पीपीसी को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं क्योंकि इसके एमसीक्यूज अक्सर बनते भी हैं और आते भी हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है क्या, जरा इत्मीनान से सुनिएगा, मैं एक डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ टू अल्टरनेटिव गुड एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with the resource available to it and within the given state of technology, अपने available resources, अपनी fixed technology की basis पे इकोनॉमी कौन से दो अल्टरनेटिव गुड का मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को परस्यू करेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, इफ यू वांटेड टू प्रोड्यूस वन गुड वी मस्ट हैव टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम अदर, ठीक है। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हर एक पॉइंट पर जो उसके एक्वायर्ड पॉइंट होंगे, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करेंगे, जो यहां डायग्राम में आपको ड्रॉ हुआ नजर भी आ रहा है, इस पे जितने पॉइंट्स हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स यानी कि इस तरह मैं लिख दूं अगर, तो भाई डी बी ई, ये सारे के सारे पॉइंट अटेनेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इट शोज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब फुलेस्ट पॉसिबल यूसेजेस ऑफ ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट DBE सारे के सारे अटेनेबल हैं, सारे के सारे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं और ये इकोनॉमी का मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी है जिसे आप फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं, बिकॉज उसके बियॉन्ड इकोनॉमी जाकर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नंबर वन, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड रिसोर्सेज। नंबर टू, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी एंड द स्किल्स दैट दे हैव। नंबर थ्री, because of the fixed technology, economy unable to make it produce beyond towards that particular attainable PPC, or it is impossible for the economy to produce beyond or to the right of the attainable PPC. If there is an improvement in technology, if there is an increase in resources, if there is an improvement in efficiency, then it would be able for the economy to produce बियॉन्ड इट्स फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो क्या होगा तब सर, फिर हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक एमसीक्यू आया हुआ है, अगर इकोनॉमी के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डिक्लाइन कर जाएं, डिक्रीज हो जाएं, तो क्या होगा सर? अगर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डिक्लाइन हो गए तो पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज है, मास माइग्रेशन है स्किल्ड लेबर की, अब ये शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब जरा एक और दो चार बातें हम सारी करते चलें, फिर हम इस एमसीक्यू के बारे में ही बात करेंगे ना कि अबाउट गिवन पीपीएफ और पीपीसी विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो सर हम उस पर बाद में बात करते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। अब जरा देखना, एक इकोनॉमी लेट्स सपोज इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही है अपने आउटपुट को, सुन रहे हो? अगर एक इकोनॉमी इस पॉइंट पे अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और वो किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, वर्टिकल यानी कि वाई की प्रोडक्शन को बढ़ा ले, हॉरिजॉन्टल भाई एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा ले, या इक्वेटोरियल भाई दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा लो, एक्स और वाई की। समझे? तस्वीर पे देखते रहेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट मैं अब बना रहा हूं, जैसे इस पॉइंट से दैट इज ओ से मूव कर गए ए, इसे कहते हैं रियल ग्रोथ, मींस इकोनॉमी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। और अगर रिसोर्सेज के बढ़ने, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से हम बी से सी पर आ जाएं, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रोथ। ठीक हो गया? रियल ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें शो हो रहा है। अच्छा, ये जो कर्व इस वक्त हमारे सामने बना हुआ है, जिसपे बी है, जिसपे डी है, जिसपे कॉम्बिनेशन ई है, ये सारे के सारे पॉइंट अटेनेबल हैं, सारे के सारे पॉइंट फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल को शो कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहे हैं, और ये मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन है इकोनॉमी का। अब इसमें से आप कॉम्बिनेशन डी को एक्वायर कर लो, बी को एक्वायर कर लो भाई,
या सी को कर लो, सारे ही अटेनेबल हैं। अच्छा, अब मजीद आगे बढ़े। अगर मैं कॉम्बिनेशन डी बी और ई, क्या मैं इन तीनों को एक साथ प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं सर, आप एक वक्त में एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर मैंने बी को एक्वायर किया और डी और ई को छोड़ा, इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ कर देना, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे बच्चों, ये जितने कॉम्बिनेशन मेरे अटेनेबल पीपीसी पे, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले रेड से हाईलाइट किया था, फिर सर ने रेड कलर का हाइफिनेटेड लाइन बना दिया, ये जो कर्व है ये मेरे लिए अटेनेबल है और फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल को शो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक हो गया। अब इस कर्व की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और दूसरा ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है। सुन रहे हो? एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा कॉनकेव टू द ओरिजिन है। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग से क्या मुराद है आपकी? सर डाउनवर्ड स्लोपिंग से मुराद ये है, इफ वी वांटेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स वी मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ वाई, यानी कि वाई की प्रोडक्शन को कम करके ही आप एक्स के आउटपुट को ज्यादा बना पाएंगे। यही फॉर्मूला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अ रेशो ऑफ change in x can only be possible when we made change in y because of the fixed or limited resources that we have. वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है बिकॉज सम ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग गोल्ड x और सम ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग गोल्ड y. दैट्स व्हाई इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। बो आउटवर्ड, कैसा है ये? बो आउटवर्ड। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड एंड सम ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड. दैट्स व्हाई पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन. अगर ऐसा हो जाए कि ऑल ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज are equally efficient in respect of producing both of the commodity, इसका मतलब पीपीसी लीनियर बन जाए। सर लीनियर कब बनेगा? तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे घर की सीढ़ियां नहीं होती, इक्वल बैलेंस से बनती हैं, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व बनता है इसमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ड्यू टू द रेट ऑफ एफिशिएंसी। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर बार आप y के ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ x, तो ये कॉनकेव टू दी ओरिजिन बनता है। ये इसका ग्रेडियंट है, इसका स्लोप क्लास में सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ रिव्यू दे रहा हूं। क्लास में सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ रिव्यू दे रहा हूं। अच्छा, जब मैं ये खत्म कर दूंगा ये प्रेजेंटेशन, तो मुझे ग्रुप पे इसका फीडबैक चाहिए तुमसे कि हाँ सर इट वुड बी हेल्पफुल और नॉट। ठीक है ना? आगे बढ़िए। उसके बाद अब नीचे जवाब तो ऑल ऑफ द अबव है। सर कैसे? पॉइंट ए इज इनएफिशिएंट बिकॉज यहां तमाम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। ये अटेनेबल तो है बट इनएफिशिएंट है। पॉइंट बी इज द मोस्ट एफिशिएंट बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। पॉइंट सी अनअटेनेबल है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया जवानों? एक्सेलेंट। साथों बेहतरीन। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़े मेरे बच्चों। अगला एमसीक्यू, आगे बढ़ते जाइए, आगे 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 आगे। अच्छा जी, which of the following will not cause shift the production possibility curve? Increase in full productive potential, shift होगा। Increase in technological improvement होगा। Capital investment होगा। Increase in age of retirement, इसका PPC के shifting से either outward और backward कोई relation नहीं है। So C would be the right answer. आगे बढ़ जाइए। अभी मैंने बहुत सारी बात कर ली इसलिए मैं पीपीसी पे और बात नहीं करूंगा।
गुड फॉर विच डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज ऑफ हाउस होल्ड इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। याद रखना, इनकम जिसका वेरिएबल y है, ठीक है, जिसको आप YED इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वेरिएबल भी देते ना, IED बोलूं या YED बोलूं, है ना। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर आप इलास्टिसिटी पे कहां पहुंच गए? ये तो बोल रहा है गुड फॉर विच द डिमांड डिक्रीजेस इनकम इंक्रीजेस। मेरे बेटा ये एरिया वहीं एक्सप्लेन किया जाता है और किया हुआ भी होगा। क्या है वो? सुन लो मेरी बात। इनकम से गुड्स का कॉम्बिनेशन दो तरह होता है। एक है नॉर्मल, जिसे आप कहते हैं सुपीरियर, और दूसरा है मेरे बच्चों इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर क्या है? जो महंगे सब्स्टिट्यूट हैं। इंफीरियर क्या है? जो सस्ते सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे भाई ये शर्ट जो मैं पहना हुआ हूं, ठीक है, ये जो शू मैं पहना हुआ हूं, ये पहन के हम शादी में नहीं जाते भाई। ये नॉर्मल रेगुलर अपने डे ऑफिस डेली रूटीन में पढ़ाने आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, हम पहनते हैं। आपके घर में भी ऐसे कपड़े होंगे जो आम हालात में पहनते हैं, और एक ऐसे होंगे जो उठा के रखा हुआ है। वो हर किसी के घर में अम्मा के जहेज का एक क्रॉकरी सेट होता है, याद है तुम्हें? हाँ, जिसे अम्मा संभाल के रखती है, मेहमान आते हैं तो निकाला जाता है, वो है सुपीरियर। नाना ने दिया था, बेटा तुम्हारे नाना लेकर आए थे से फ्रांस से, मजाक नहीं है, बड़ा महंगा है, तुम्हारे बाप ने नहीं दिलाया ये हमें। और लो, अब्बा के ऊपर पहुंच गई फौरन अम्मा। तो भाई ये होता है, ये हर घर की कहानी है। तो जब इनकम बढ़ती है, बताओ ऐसी कमोडिटी जिनकी डिमांड डिक्रीज होगी, सर क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज आपकी इनकम बढ़ गई है। तो जैसे ही हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हो गई, यानी कि वाई के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो। भाई साहब ये तो इंफीरियर का इम्पैक्ट है। इंशाल्लाह जब क्वालिफाई हो जाओगे, सैलरी बढ़ जाएगी, अल्लाह की रहमत से हैं, शशके होंगे दादा। फिर इंफीरियर किधर, फिर तो सुपीरियर। आम इस्तेमाल में भी साले महंगे ब्रांड की चप्पलें पहनोगे, घर में पजामा पहनोगे, वो भी किसी ब्रांड से लेके पहनोगे। टी शर्ट निकले, नीचे उतरे, दूध डबल रोटी ब्रेड लेने, महंगी गाड़ी में बैठोगे, महंगे चप्पल पहन के जाओगे, महंगे ब्रेड के पजामा टी शर्ट पहनोगे, है ना। बैग से जाफर जी का वॉलेट निकालोगे। कार्ड एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? ओह माय गॉड, आई डोंट हैव कैश, ऑनलाइन कर दो। ए भाई ये भरमबाजी कब होगी? व्हेन यू क्वालिफाई। फिर जब नोट होंगे तो चाल बदलेगी, ढाल बदलेगी मेरे भाई। दैट व्हाट इज कॉल्ड सुपीरियर। तो जब इनकम बढ़ेगी तो सुपीरियर की डिमांड बढ़ा दोगे, और इनकम कम होगी तो सुपीरियर की डिमांड कम करोगे, इंफीरियर की बढ़ाओगे। इसका मतलब इंफीरियर का इनकम के साथ रिलेशन इनवर्स है, और इनकम के साथ नॉर्मल या सुपीरियर का रिलेशन डायरेक्ट। इनकम बढ़ी, सुपीरियर की डिमांड बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो इंफीरियर की डिमांड कम हो गई। तो जवाब इंफीरियर बिल्कुल सही लगा हुआ है। आगे बढ़ाइए। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट माइट कॉज राइज इन द विलिंगनेस एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय। ये डिमांड है, ये सिंपल डिमांड है। विलिंगनेस वो कौन सा इवेंट है? व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट माइट कॉज, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट है जिसमें कंज्यूमर की राइज हो जाएगी? क्या? विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट। तो भाई दो चीजें बढ़े, एक प्राइस कम हो जाए, क्योंकि प्राइस के कम होने से, है ना, डिमांड क्या हो, सॉरी, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। वो राइस पूछा ना, राइस पूछा तो हमने राइस बता दी। दूसरा, राइज इन इनकम। सर इनकम को वाई से डोनेट किया, वाई बढ़ेगी तो भाईजान अब इंफीरियर सुपीरियर नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक का रिलेशन डायरेक्ट है, दूसरे का इनवर्स है। अब डिमांड कब बढ़ेगी? सर डिमांड दो सूरतों में बढ़ेगी, जब प्राइस कम हो जाए और इनकम बढ़ जाए। चीजों की कीमतें कम हो तो भी हम ज्यादा खरीदेंगे,
हमारी आमदनी बढ़ जाए तो भी हम ज्यादा खरीदेंगे. दीज वुड बी द टू सिनेरियो विच एबल टू बाय कंज्यूमर मोर. चलो आगे. डन है सर, अल्हम्दुलिल्लाह. सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है, अकल है हमारे अंदर, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं. आगे बढ़ो. ड्यू टू गुड वेदर देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट. याद रखना मार्केट में दो कंडीशन है. एक कहलाती है इक्विलिब्रियम. कब होगा? जब मार्केट की डिमांड बराबर हो जाए किसके? सप्लाई से. एक है मेरे बच्चों दिस इक्विलिब्रियम. कब होगा? जब डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई हो जाए. इसमें दो कंडीशन है सर. डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई और दूसरी कंडीशन सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड. एक कंडीशन को कहते हैं शॉर्टेज, दूसरे को कहते हैं सरप्लस. जब शॉर्टेज होता है तो प्राइस बढ़ती है और सरप्लस होता है तो प्राइस कम हो जाती है. समझ रहे हो? अब पढ़ो. ड्यू टू गुड वेदर देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट which change could cause. अच्छा, which change could cause the market to return the equilibrium price. अब देखो सरप्लस बना हुआ है, इसका मतलब सप्लाई ग्रेटर देन है किससे? बोलो ना यार, डिमांड से, है ना. अब दोबारा इक्विलिब्रियम लाना है कि सप्लाई बराबर हो जाए किसके? डिमांड के. तो सप्लाई को डिस्करेज करेंगे भाई. कैसे डिस्करेज करेंगे? प्राइस को कम करेंगे. तो क्या होगा? हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ के आ रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी. तो जब सप्लाई कम होगी तो ये सरप्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इक्विलिब्रियम पे. तो सर हुआ क्या? अच्छे वेदर से सरप्लस बना. प्राइस कम करो, सरप्लस उड़ जाएगा. क्योंकि जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है. सो सर कौन सा जवाब है? फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच रिड्यूस मार्केट सप्लाई, है ना. जब प्राइस कम होगी तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी? सर मार्केट सप्लाई भी कम हो जाएगी. एंड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई तो ऑटोमेटिकली दोबारा हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे. अब एक डायग्राम आपके सामने. The diagram shows that the market for beef in Pakistan with original equilibrium at point X. ये रहा बॉस. सर क्या भयंकर डायग्राम है, सब कुछ ही चेंज हो गया. सर अब इस डायग्राम के अंदर क्या कुछ है जरा देखिए. सर D1 से D2 शिफ्टिंग है, D1 से फिर D2. ये है टू द राइट शिफ्ट और नीचे वाला टू द लेफ्ट शिफ्ट. तो जो शिफ्ट टू द राइट है ये इंक्रीज इन डिमांड है, शिफ्ट टू द लेफ्ट है ये डिक्रीज इन डिमांड है. मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पर थी. अगर डिमांड शिफ्ट होगी टू द राइट तो ये बनेगा शॉर्टेज. क्यों? जब डिमांड शिफ्ट टू द राइट होती है तो डिमांड ग्रेटर देन होती है सप्लाई से. अब प्राइस बढ़ेगी. देख सर ये वाला डिमांड कब जब शिफ्ट होगा इधर तो नया इक्विलिब्रियम इधर पहुंचेगा, प्राइस बढ़ जाएगी. समझे? और ये जो शिफ्ट टू द लेफ्ट है इससे होगा सरप्लस. क्यों सर? अब डिमांड कम हो गई है. ये केस है इंक्रीज इन डिमांड का. ये केस है इंक्रीज इन डिमांड. और जब सप्लाई लेस देन होगी, सॉरी डिमांड लेस देन होगी सप्लाई से, ये केस है डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है. ठीक है. और ऊपर वाला जो कंडीशन है वो किसका है? शॉर्टेज का. ठीक है. जब शॉर्टेज होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, सरप्लस होगा तो
प्राइस गिर जाएगी। सही है सर। तो डिमांड एक या तो शिफ्ट हो रहा है टू द राइट या हो रहा है टू द लेफ्ट, है ना। इसी तरीके से सप्लाई में भी चेंज आता है। अब सर सप्लाई का बेसिक कर्व ये था, अब सप्लाई या तो शिफ्ट होगी टू द राइट या तो शिफ्ट होगी टू द राइट या शिफ्ट होगी टू द लेफ्ट। अगर ये टू द राइट शिफ्ट हो रही है तो ये मेरे बच्चों बनाएगा क्या, क्योंकि जब वो राइट शिफ्ट होती है तो वो इंक्रीज इन डिमांड है। सरप्लस की कंडीशन क्या हो रही है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। क्यों, इंक्रीज इन सप्लाई। तो सर मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पर थी, इस पॉइंट पे डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर था, सप्लाई बढ़ गई। कैसे बढ़ी उस पर बात करते हैं। सप्लाई बढ़ेगी, सरप्लस बनेगा, सरप्लस बनेगा, मार्केट दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पर रिस्टोर बनाएगी। अब अगर वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब बन रहा है क्या, शॉर्टेज, क्योंकि अब सप्लाई लेस देन हो गई डिमांड से ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। ठीक हो गया। तो भाई ऐसे लिखूं, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई लिखूं या सप्लाई लेस देन डिमांड लिखूं, दोनों ही कंडीशन किसकी हैं बोलिए, शॉर्टेज। इसी तरह सरप्लस का सिनेरियो भी है। तो सर अब ये तो बहुत सारी बातें बता दी, एक बात और बताए दे रहे हैं सर, फिर आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो शॉर्टेज, डिमांड डिक्रीज होगी तो सरप्लस, सप्लाई इंक्रीज होगा तो सरप्लस, सप्लाई डिक्रीज होगा तो शॉर्टेज। अब एक बात बताइए जी भाई, क्या ख्याल है जवान, बताओ, तुम बोलो, कोई भी बोलो, 4 5 6 जितने बैठे हो उनमें से बोलो, तुम बोल दो बेटा। 6 7 8 लड़के बैठे इधर, कोई तो कुछ तो बोलो, गधों। लड़कियां भी बैठी हैं इतनी 8 10 ऑनलाइन बैठे हैं, कोई तो बोलो। डिमांड किन वजूहात की वजह से बढ़ती है, इंक्रीज इन डिमांड के रीजन बताओ, बोलो जल्दी। इंक्रीज इन डिमांड के रीजन बोलो, बोलो दादा जल्दी बोलो, डिमांड के रीजन बोलो, इंक्रीज इन डिमांड के रीजन बोलो। सर इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, डिक्रीज इन द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। प्रोडक्ट इज इन फैशन, न्यूज फीड और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का इफेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट का कोई लॉ बन गया, भाई सर्जिकल मास्क पहनेंगे सारे लोग फॉग की वजह से, जो नहीं पहनेगा उसको 100 रुपए का चालान होगा, बाइक वाले को भी और गाड़ी वाले को भी और हर किसी को। अब सब पहन रहे मास्क, तो एकदम से मास्क की डिमांड बढ़ गई, नॉट ड्यू टू रीजन बीइंग दैट कि वो सस्ता हुआ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया, जैसे लाहौर के अंदर अब बन रहा है फॉग के रीजन की वजह से। समझ रहे मेरा बच्चा। तो भाई ये है, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, डिक्रीज इन द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन कंज्यूमर टेस्ट या प्रोडक्ट इज इन फैशन, और कंज्यूमर का टेस्ट हैबिट फैशन प्रेफरेंसेस उसको इंगेज करे। सुन रहे हो। अगला पॉइंट, increase in the price of substitute, decrease in the price of complementary good, expected shortage in near future। बिजली सस्ती करो, हर घर में एसी लगेगा। पेट्रोल सस्ता करो, गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी। बल्कि बिजली भी सस्ती करो, पेट्रोल भी सस्ता करो तो गाड़ियों की डिमांड ओवरऑल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए ना भाई। तो सर ये डिमांड, ये वो रीजन है जो डिमांड को बढ़ा देंगे। अच्छा सर सप्लाई, अच्छा यही रीजन पलटो तो डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा सर सप्लाई कैसे बढ़ेगी, आइए बात करते हैं। सर सुन रहे मेरी बात, सप्लाई के बढ़ने के रीजन सुनोगे, इंक्रीज, बोलो भाई बोलो ना, हाँ। सप्लाई के रीजन क्या क्या है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, improvement in methods and technique of production, provision of government subsidy, decrease in the rate of indirect tax क्योंकि कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, है ना।
इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सप्लाई बढ़ रही। सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो? सॉरी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड, ये सब क्या करेंगे? ये आपकी सप्लाई को शिफ्ट कर देंगे टू द राइट। और इसी तरह अगर कॉस्ट बढ़ गई, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ गया, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब वो क्या कहता है, जरा सुनना, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। सर क्या हुआ? द डायग्राम शोज, क्या शो कर रहा है? मार्केट है बीफ की पाकिस्तान के अंदर, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम यहाँ है। फिर कहता है व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ लिम्पी स्किन डिजीजेस वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान। वो जानवरों में एक बीमारी नहीं आई थी स्किन, जिससे बेचारे मर भी रहे थे। अब लिम्पी स्किन डिजीज हुआ, बताओ ये डिमांड का फैक्टर है सप्लाई का? बोलो मुस्तफा, बोलो रायान, बोलो। सर ये सप्लाई का फैक्टर है, सप्लाई डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन सप्लाई। सही है, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। आई शाबाश, इक्विलिब्रियम गया बी पॉइंट पर। सुन रहे हो? तो इसका जवाब यहां मार्क हुआ है डी, इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। इसका जवाब है कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि पॉइंट बी। ये वाला गलत है भाई, टाइपिंग एरर है, इसको सही करवा देते हैं। बी वाला सही है, ठीक है, बी सही है। बी वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर। मेक इट रेक्टिफाई, वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। जो बाद में देखें, अगर ये रिकॉर्डिंग ना देख के, तो भाई वो किसी बता देना, मैं ग्रुप पे लिख दूंगा ये, बल्कि मैं अपडेट करके ही भेजूंगा सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आया द डायग्राम शो अ मार्केट ऑफ व्हीट इन द इक्विलिब्रियम। व्हीट की मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा एक बात बताओ, ये डिमांड का कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई का कर्व है पॉजिटिवली स्लोप। डिमांड कर्व शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई कर्व शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। बीइंग अदर थिंग रिमेन सेम, सिट्रस पैराबिस, ये एमसीक्यू भी आया है। सिट्रस पैराबिस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेन सेम, और जब इन्हीं अदर थिंग रिमेन सेम में चेंज आता है तो शिफ्टिंग होती है, चाहे वो डिमांड के कर्व में हो बेटा सादिया, या सप्लाई के कर्व में हो। सुन रहे हो मेरी बात? अब बताओ, ये जीरो से पॉइंट ओ तक का जो एरिया है, सप्लाई ऐसे क्यों नहीं शुरू हुई? सप्लाई ओरिजिन से क्यों नहीं ऊपर जा रही? बोलो, सप्लाई ओरिजिन से क्यों नहीं गई? रीजन क्या है? कोई जवाब दे दो। बोलो सर, सप्लाई जीरो नहीं होती, प्राइस जीरो हो जाए भले, सप्लाई तब भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो सप्लाई डिपेंडेंट होती है प्राइस के ऊपर, डिमांड का इंपैक्ट अलग है रिस्पॉन्स के हिसाब से। सप्लाई जीरो नहीं होती। क्यों सर? क्योंकि हर सेलर की रिजर्वेशन ऑफ प्राइस होती है। ये बताओ, इस पूरी डायग्राम में कहां है रिजर्वेशन ऑफ प्राइस? सर, ओ से डब्ल्यू जो प्राइस है, इट वुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ प्राइस। अ प्राइस, ठीक है, इट वुड बी अ मिनिमम प्राइस अ फर्म इज विलिंग टू रिसीव, और इट वुड बी अ प्राइस बिलो विच सप्लायर रिफ्यूज टू सेल। फिर हमने ये भी पढ़ा होगा, मिसने पढ़ाया होगा कि रिजर्वेशन हाई कब होती है और लो कब होती है। जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, तो वो रिजर्वेशन उसकी है भाई, वो हाई प्राइस पे बेचेगा, हाई रिजर्वेशन। एक प्रोड्यूसर है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो वो लो रिजर्वेशन पे इंपैक्ट देगा, ठीक है। कमोडिटी पेरिशेबल है, जल्दी खराब होने वाली है, तो सेलर का जो रिजर्वेशन है वो कम होगा। प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, उसको पता है ये खराब नहीं होती, लंबे अरसे तक पड़ी रहेगी, तो वो हाई रिजर्वेशन पर बेचेगा। तो ये रिजर्वेशन के सारे पॉइंट्स हम इसने पढ़ाए होंगे, स्टेट टैक्स में भी है। विच पॉइंट शो रिजर्व प्राइस? यही आ गया पॉइंट डब्ल्यू, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम में कोई मुझे रिजर्वेशन तो हो गया ना,
अब मुझे कोई कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बता दो और प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया बता दो। आई शाबाश, बोलो 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 बोलो, रिजर्वेशन का तुम बोलो, जल्दी बोलो सर। WTX ये है कंज्यूमर सरप्लस, सो W बोलो। VTX ये ट्राइंगल क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। और VWX ये क्या है जवानों, प्रोड्यूसर सरप्लस। मार्केट का सरप्लस यहां है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये मार्केट सरप्लस। और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये क्या है, ये मार्केट का शॉर्टेज। इसका मतलब जैसे मैंने डायग्राम बनाई ना, ये वाली, ये रही डायग्राम, ठीक है, ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी इस डायग्राम के अंदर जो मैं अब ब्लू एरिया बना रहा हूं, ब्लू ब्लू, ये रहा ब्लू सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट का जो एरिया है ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ये है CS। अब जो मैं कलर ले रहा हूं ग्रीन, और जो एरिया बनाऊंगा ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। और अगर मैं इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम देखना चाहूं तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहां है सर, मार्केट इक्विलिब्रियम इस रेड वाले पॉइंट पर है ना। इस पॉइंट से ऊपर जितना जाऊंगा प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। ये एरिया शो करता है सरप्लस, मतलब एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। ये एरिया कौन सा वाला एरिया, ये जो एरो है, ये सारा एरिया, ये क्या है, ये है शॉर्टेज। ठीक हो गया। तो एक डायग्राम के अंदर कई कई पॉइंट दोहराना है, इसलिए टेक्निक है। एक MCQ करा, बाकी बातें रिकॉल करिए, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये पॉइंट, तब जाके मजा आएगा। वरना तो भाई सिर्फ वो लकीर के फकीर की तरह वो ऑप्शन देख देख के मार्क करते रहोगे तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसलिए बार बार बता रहे हैं, रिक्वायर करा रहे हैं कि इम्तहान में आपका ब्रेन क्लिक करे और आप बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए। अब आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग फर्म इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग मार्केट डिमांड। व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ द फर्म, व्हाट हैपन इन द फर्म टू फिक्स कॉस्ट, टू वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, शॉर्ट रन में इट वुड रिमेन सेम। वेरिएबल क्या होगी, आउटपुट के बढ़ने से बढ़ेगी, तो जब वेरिएबल बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो सर फिक्स कॉस्ट स्टे सेम, ये राइज, डी वुड बी द राइट आंसर। बोलो वो कौन सी कॉस्ट है विच इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज, अ कॉस्ट विच इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीज, वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट। वो कौन सी कॉस्ट है जो यू शेप है, इसे कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला सुनाओ सर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को हमेशा उसके मिनिमम से इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को उसके मैक्सिमम से इंटरसेक्ट करता है। ये है एवरेज प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट, और एक है एवरेज कॉस्ट। तो साथ साथ ये सारी बातें रिकॉल कराने का मकसद मेरे बच्चों ये है कि आपका जहन एक्टिवली देखे। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला भेजो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला भेजो, बोलो।
टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, सर क्या बच्चों वाली बात, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, एवरेज वेरिएबल का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो सर एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूले दो हो गए, ए बी सी प्लस ए एफ सी, दोनों को ऐड करेंगे। फिर ए बी सी, जब आप ए एफ सी को डिवाइड करेंगे क्यू से और ए एफ सी को डिवाइड करेंगे क्यू से, तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट चलो आगे, चलो भाई, तो ये फॉर्मूले याद रखने, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। अब टेबल बना हुआ है तुम्हारे सामने, दैट टेबल शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, ठीक है, इट कैन सेल द यूनिट फॉर $4 कैश, ठीक है, ईच। तो ये $4 का एक यूनिट बेच रहे हैं। हाउ मेनी क्वांटिटी अ फर्म विल प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट? 2-3 सवाल पूछूंगा भाई, 2-3 सवाल। पहला सवाल, मुझे बताइए डिग्री ऑफ कंपटीशन, बोलो भाई, डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है, बोलो जल्दी। परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, बोलो। प्राइस को देखो, प्राइस को देखो, सोचना है इसको। अब हाउ मेनी यूनिट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां हो रहा है, कैसे निकालेंगे? ऐसे तो वो बता रहा है 8 यूनिट में, कैसे निकालेंगे? सर हम टोटल रेवेन्यू मालूम करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस थी ₹4, मल्टीप्लाई 8 से किया, आ गया 32। कॉस्ट है 23, 32 माइनस 23 करेंगे, कितना बचेगा भाई? 9। और एक करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो तो जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वहां पर मार्क कर देंगे। और डिग्री ऑफ कंपटीशन को सोच के आना कौन सा होगा ये। अब आ गया मोनोपोली टेक्स एन इंडस्ट्री फ्रॉम अ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म। सर मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्ट, सिंगल फर्म इंडस्ट्री। Perfect competition, a large number of buyers and sellers exchange homogeneous nature of commodity with perfect market knowledge, है ना? The sellers are act as price taker, so they are charging same prices for the same commodity from the different group of buyer, है ना? फर्म की टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, फर्म में प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज नहीं होता, ये सारी बातें। तो जैसे ही एक मोनोपोलिस्ट यानी कि मोनोपोली की फर्म टेक ओवर करेगी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को, व्हाट इज नॉट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट द मोनोपोली कंपेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म? कौन सा जवाब सही नहीं है इन कंपैरिजन विद दैट? मोनोपोली को कंपैरेटिवली देखिए। अ मोनोपोली विल अर्न हायर रेट ऑफ प्रॉफिट, अ मोनोपोली विल गेन स्मॉलर शेयर इन द मार्केट। मोनोपोली, यार ये आंसर भी मुझे गलत लग रहा है बात। A monopoly takes over an industry of a perfect competitive firm, which is not likely to be true about monopoly compared to perfect competition या perfect competitive firm। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो नहीं करता, क्योंकि अगर ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगा तो इसकी एवरेज कॉस्ट गिरेगी, ज्यादा आउटपुट बनाएगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आउटपुट ज्यादा बनेगा तो प्राइस गिरेगी सरप्लस की वजह से। गलत जवाब। What is not likely to be true?
ये तो ट्रू है। ये मेरा ख्याल है नॉट यहां से हटेगा तो फिर ये जवाब सही है, और अगर नॉट लगा देंगे तो फिर तो ये तीनों ही सही है, ऑल थ्री आर सही। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एमसीक्यू चेंज किया होगा लेकिन इसके ऑप्शन को रिक्वायर नहीं किया, समझे। व्हाट इज लाइकली टू बी ट्रू? भाई ट्रू तो ये है कि मोनोपोली लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दबादब जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। लेकिन मोनोपोली स्मॉलर शेयर, ये भी गलत है। मोनोपोली वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, कद्दू भी नहीं करता कंज्यूमर को, कंज्यूमर की तो टाइट करके रखता है मोनोपोली। फिर ऑपरेट लार्ज स्केल में, नहीं भाई मोनोपोली लार्ज स्केल में जाएगा, एवरेज कॉस्ट गिरा के अपना नुकसान कर लेगा। तो ये तीनों गलत हैं, ऑल थ्री आर फॉल्स। तो मैंने नॉट हटाया ना, तो फिर ये सही हो गया। अब आ जाइए अगला एमसीक्यू। प्राइस टेंड टू बी लोअर इन द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री देन मोनोपोली, व्हाई इज दिस? मोनोपोली हैज अ लेस इंटरेस्ट टू मार्केट, गलत जवाब। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गलत जवाब। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ऑप्शन ही हो तो ऑप्टिमम पे प्रोड्यूस करते हैं। न्यू फर्म आर एंटर टू, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर इन द कंपटीशन, इसलिए लो प्राइस रखते हैं। इनको पता है हम प्राइस बढ़ाएंगे, एक तो नंबर ऑफ सेलर टूट जाएगा, फिर प्राइस बढ़ाने की वजह से हम प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते ना, तो हम ज्यादा आउटपुट भी नहीं बना सकते। प्रॉफिट आर लो इन मोनोपोली, ये भी गलत है, एमसीक्यू है। वो तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का पूछ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन। न्यू फर्म्स आर फ्री एंटर बिकॉज एब्सेंस ऑफ बैरियर, यहाँ नई फर्म आ सकती हैं, तो मेरा ख्याल है चार्ली वुड बी द बिल्कुल राइट आंसर। अगला बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट टू अ फेलियर इन द प्राइस कार्टेल? कौन सा प्राइस कार्टेल को शट कर देगा? प्राइस कार्टेल क्या है? ये ओलिगोपोली, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का मूव है, जहां होमोजेनियस नेचर ऑफ कमोडिटी है, फ्यू सेलर्स हैं, यहां सेलर आपस में मिलकर एक कोलाइड, एक कोल्यूजन क्रिएट करेंगे जो कि टेक्निकली और लीगली मतलब ये गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो ये इलीगल है। इट इज नॉट लीगली अलाउड टू डू सो कि आप एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करें, मार्केट में प्राइस को अननेसेसरली मैनिपुलेट करें, और क्या करें मेरे बच्चों? मार्केट क्रैश करें, मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट करते, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लें, कंज्यूमर को फंसा दें। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट, सर ये तो फेलियर पूछ रहा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट है ये तो सक्सेस के चांसेस हैं। एग्जिस्टिंग कंट्रोल ओवर सप्लाई, ये भी सक्सेस का इंपैक्ट है। प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑन एलोकेटेड सप्लाई, ये भी सरप्लस का सवाल है। तो बचा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। देखो हम क्या कर रहे हैं, कार्टेल बना के शॉर्टेज लाकर प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब जब हम प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो हमें ये पता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बोलिए कम। तो अगर सुनिएगा मेरी बात, अगर डिमांड इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। एक मिनट जरा लैपटॉप में चार्जर, डिमांड इलास्टिक होने का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। आप क्या कर रहे हो? प्राइस को फॉल कर रहे हो ना, तो क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रहे हैं। नहीं, मैं इलास्टिक डिमांड बता रहा हूं। हाँ, आप प्राइस चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्राइस बढ़ाया, शॉर्टेज क्रिएट करा, कार्टेल बनाया और प्राइस क्या कर ली? राइज कर ली। बताओ प्राइस के राइज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी? फॉल।
लेकिन फॉल ग्रेटर देन होगा राइस से, तो प्राइस के बढ़ने से आपको क्या होगा, गेन, और क्वांटिटी के कम होने से आपको क्या होगा, लॉस। नहीं, गेन होगा ना, क्योंकि शॉर्टेज क्रिएट किया आपने कार्टेल में और मार्केट में क्रिएट कर दिया है गेन, तो इस गेन से आपको होगा प्रॉफिट। ठीक है, और क्वांटिटी के कम होने से आपको होगा लॉस, जो कि ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर देन होगा किससे, तो आपको एक हुआ है लॉस, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, क्योंकि आपने कार्टेल बनाया, कार्टेल बनाते हैं आप, तो प्राइस शूट करती है, डिमांड इलास्टिक होगी, तो लॉस ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, गेन से। ओवरऑल बिजनेस में क्या हो जाएगा, लॉस। तो डिमांड अगर इलास्टिक है तो कार्टेल फेल हो जाएगा, डिमांड इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर फंस जाएगा, वो क्वांटिटी को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। अब कहता है फर्म इज ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री वेयर मेनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, देख भाई, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सर ये दो पेन हैं, दोनों पेन किससे मिलने वाली यूटिलिटी एक है, कंपनी अलग, ब्रांड अलग, कीमतें अलग, तो वो यही कह रहा है ना, फर्म आर ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री वेयर मेनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर। सारे पेन बना रही हैं, सारे पेन है भाई, 3 पेन है इस वक्त मेरे हाथ में, सब पेन है, लेकिन सबसे मिलने वाला इंपैक्ट, भाई लिखना तो सारों नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों सबकी प्राइस अलग अलग है, बिकॉज हर प्रोडक्ट दूसरे से अलग है। फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, फर्क है कलर में, लिखने के पेस, उसका जो फ्लो है उसके अंदर, सारी चीजों में, ठीक है। सो नॉट बट ईच फर्म इज एबल टू सेट प्राइस। थोड़ा बहुत हर आदमी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द मार्केट प्राइस एज होल। ये है मोनोपोली, नहीं भाई, मैनी फर्म आ गया, मैनी 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 मैनी, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही है, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल फर्म है, ओलिगोपोली में फ्यू फर्म है। जब वो मैनी कह रहा है वो या तो परफेक्ट है या मोनोपोलिस्टिक है। सर ये परफेक्ट है मोनोपोलिस्टिक, मैंने कहा जी मोनोपोलिस्टिक। सर ये परफेक्ट क्यों नहीं है, भाई प्रोडक्ट है तो सिमिलर, पेन तो सारे बना रहे हैं, बट नॉट आइडेंटिकल, सब अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। जैसे कराची में 36 लोग बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन हर किसी की बिरयानी का टेस्ट अलग है, क्योंकि बनाने का तरीका भी अलग अलग है। ये है बात, ठीक है। तो ये कौन सा सही हुआ, मोनोपोलिस्ट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट भी सिमिलर है और आइडेंटिकल भी है, परफेक्टली आइडेंटिकल है विथ नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन। तो सर ये परफेक्ट भी गलत, ओलिगोपोली भी गलत, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वुड बी द राइट आंसर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर्स। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, सर जब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, व्हेन फर्म एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज इन लॉन्ग रन ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सो ये लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो कि आउटपुट के बढ़ने की वजह से क्या होता जा रहा है एक सर्टेन लेवल तक। ये है इकोनॉमीज, और जब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगे ये कहलाती हैं डिसइकोनॉमीज, और ये है ऑप्टिमम पॉइंट जहां एवरेज कॉस्ट सबसे कम है, क्योंकि इसके बाद भी बढ़ रही है और इससे पहले भी बढ़ रही थी, तो यहां भी हाई, यहां भी हाई। दिस वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन। अब वो क्या पूछ रहा है, लॉन्ग रन डिसइकोनॉमी कब होगी, जब लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होने लगे, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ने लगे। सर लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट जब बढ़ने लगे तो दैट व्हाट इट इज कॉल्ड इकोनॉमी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये डिसइकोनॉमी है सारा, क्लियर। सो डिसइकोनॉमीज आर द फैक्टर व्हिच मे कॉज राइज इन द
एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब जब मैंने लॉन्ग रन को छेड़ा तो मैं एनवेलप इफेक्ट भी बता ही देता हूं। एनवेलप इफेक्ट क्या है सर? ये यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व हैं सारे, ये सारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व मिलकर क्या बनाते हैं? लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट, जो कि तमाम शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आ गया वो डिस्क्रिमिनेशन। याद है ना, मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेशन के एमसीक्यूज आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? पीक एंड ऑफ पीक कॉल चार्जेस। सर जब रश का टाइम है, ट्रैफिक है, तो कॉल का रेट बढ़ेगा क्योंकि कंपनी को ज्यादा डाटा मैनेज करना पड़ रहा है। और जब रात के 12 बजे जब शरीफ लोग सो रहे हैं, कुछ खास किस्म के लोग गधे जाग रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, उनको पता है भी ट्रैफिक नहीं है, सालों को सस्ता दे दो, बर्बाद हो रहे हैं, होने दो गधे, दो और सस्ता पैकेज दे दो। और हमारे लिए मैनेजेबल यूं है कि इस टाइम पे कुछ है ही नहीं। फिर बिजनेस एंड इकोनॉमी फ्लाइट क्लास, ए और बी बोथ, तो सर पीक चार्जेस अलग अलग है, ऑफ पीक चार्जेस। सिम कार्ड एक ही है, एक वक्त में 2 पैसे चार्ज करें? नहीं सर, पीक के ऊपर कंपनी के सर्वर पे लोड ज्यादा है इसलिए पैसे ज्यादा चार्ज करें, और ऑफ पीक जो कॉल है उसमें कम है क्योंकि कंपनी का डाटा यूज है रात के 3-4 बजे। भाई पूरा कराची पाकिस्तान सो रहा है, कुछ लोग होंगे बेवकूफ जो जाग रहे हैं अपनी जरूरत की वजह से, हो सकता है ऑफिशियल हो वो तो ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल है, प्लेजर है, लेजर है, और कोई काम कर रहे हैं, वो बेकार में टाइम जाया कर रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो अच्छे बच्चे है ना। जैसे कोई हमारा कोई गधा स्टूडेंट है, अपनी बहू, हमारी बहू से बात कर रहा है रात में, निकम्मा अगर कर रहा है तो कर रहा है भाई, अब माँ बाप को धोखा देके वो आंटी भी कर रही है तो गलत कर रही है। तो अगर वो कहता ना नॉट एन एग्जाम्पल, तो फिर ये वाला और ये वाला दोनों सही था, तो सही जवाब होता डी। वो एग्जाम्पल बोला डिस्क्रिमिनेशन की, बताओ। तो भाई साहब एक डॉक्टर, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं हाई कंसल्टेंसी फी इन पॉश एरिया और लो कंसल्टेंसी फी इन पुअर एरियाज, तो ये डिस्क्रिमिनेशन। सेम डॉक्टर सेम सर्विसेज दे रहा है लोगों को, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर की बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर एक ऐसे आदमी को भी ट्रीट कर देगा भाई जो गरीब है। जैसे मैंने मिसाल दी थी ना, जो वो अपने होते हैं कम्युनिटी वाले हॉस्पिटल होते हैं, कारादर में, हुसैनाबाद में, जो हमारी मेमन कम्युनिटी के डॉक्टर्स हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें, अपने इलाकों में जाते हैं, सस्ता ट्रीटमेंट करते हैं। भाई छोटे छोटे जो बने हुए जमात खाने के अस्पताल हैं, कम्युनिटी के अस्पताल हैं, उसमें कम दे। आगा खान, जियाउद्दीन इधर उधर बैठते हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, downward sloping demand curve, identical product, many firms supplying the market. Which of the following not a feature? Freedom of entry and exit. नहीं, वीक बैरियर है, सही है, वीक बैरियर है। अच्छा जी, अब आया अगला एमसीक्यू। An economic student made the following statement about the cost of production. ठीक है, an economic student made the following statement about the cost production. How many of these statement are correct? वो cost of production से related कुछ statement लिख रहा है कि इकोनॉमिक्स का बच्चा, आपने बताना है कि कौन से statement correct है। सवाल ध्यान से नहीं पढ़ोगे, जवाब randomly लगा दोगे। अब पढ़िए कौन सा correct है। Average fixed cost remain same at all level of output? नहीं सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट का तो कर्व ये होता है, ABC, ATC, ऐसे ही है ना। फिक्स कॉस्ट कैन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो आउटपुट। हाँ ये तो सही है, जीरो आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट इनकर होती है। टोटल कॉस्ट कैन इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये भी सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज, जरा देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉल करती है एज आउटपुट इंक्रीज,
ऐसे बनती है टीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो बढ़ रही है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज, ये भी सही है। मेरा ख्याल है ये 3 सही है स्टेटमेंट, तो सही है, सी पे लगा हुआ है। A firm raised price of its product from 10 to 15. As a result, the sales of the firm 200 to 150. What will happen to the average revenue and total revenue? बोलो भाई, प्राइस क्या थी? 10 रुपए थी। कितने यूनिट बेच रहा था? 200। तो 2000 रुपए का क्या कमा रहा था? टोटल रेवेन्यू। अब प्राइस कर दी 10 से 15, बेच रहा हूं 150। बोलो भाई, मल्टीप्लाई करके बोल दो क्या आ रहा है जवाब? जवाब आ रहा है 2250। ये क्या निकाला? टोटल रेवेन्यू। अब निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलती है सर? ये तो आ गया टोटल रेवेन्यू, दिस इज TR। एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे Q से, है ना? निकाल ले यार, एवरेज रेवेन्यू क्या आ रही है? एवरेज रेवेन्यू तो गिवन ही है, प्राइस वुड बी द एवरेज रेवेन्यू। यार क्या हो गया, प्राइस तो बढ़ ही रही है। व्हाट हैपन इज एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल दोनों बढ़ रही। एवरेज रेवेन्यू 10 से 15 हो गई, प्राइस क्योंकि प्राइस जो होती है प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट में भी और इम्परफेक्ट में भी। प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ये कंडीशन परफेक्ट की है, नीचे वाली कंडीशन मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये देखकर बताओ, ये डिग्री ऑफ कंपटीशन कौन सा है? परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है? अ फर्म रेज्ड प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सर प्राइस बढ़ा रही हैं, ये प्राइस मेकर हैं, तो ये इम्परफेक्ट है। प्राइस बढ़ाने की कैपेसिटी तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के पास होती ही नहीं है। हाँ, ये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक को कर कर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये आ गया भाई 20वां एमसीक्यूज। द ग्राफ शोज। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट भाई, एक चीज और, एक बड़ा अच्छा सवाल आया, इलास्टिसिटी भी रिवाइज करा दूं इससे। सर पहले 10 रुपए की प्राइस थी भाई, मैंने प्राइस इनटू क्वांटिटी किया तो मुझे मिला टोटल रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस 10 रुपए थी, मल्टीप्लाई बाई 200 तो टोटल रेवेन्यू आ गई 2000। फिर प्राइस को मैंने कर दिया 15, है ना, क्वांटिटी हो गई 150 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा था भाई? 2250। 150 को मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, ये आ रहा ना 2250। कोई मुझे बता दो प्राइस चेंज हुई है, टोटल रेवेन्यू में भी चेंज आया है, बताओ प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन कैसा है? सर प्राइस बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ी तो टोटल रेवेन्यू भी
बोलो ना यार, बढ़ गई, मतलब प्राइस एंड रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ये कंडीशन है, ये रिलेशन है प्राइस और टोटल रेवेन्यू का। प्राइस बढ़ी, टोटल रेवेन्यू बढ़ी, इलास्टिक डिमांड। प्राइस बढ़ी, टोटल रेवेन्यू कम हो गई, इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस बढ़ी, टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम। क्या होगा ये? प्राइस बढ़ी लेकिन टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। शाबाश। फिर इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर याद है ज्योमेट्रिकल मेथड, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिकल मेथड में इसने पढ़ाया होगा, वो लाइन होती है टेंजेंट लीनियर डिमांड कर्व, उसके मिड पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है ना। नीचे आ जाओ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, ऊपर चले जाओ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। क्यों सर? कंडीशन थी अगर लोअर सेगमेंट बराबर हो जाए अपर सेगमेंट से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी, बिकॉज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ही होता है ना। अगर लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन हो जाए अपर सेगमेंट से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां इक्वल टू 1 थी, यहां ग्रेटर देन 1 का सीन बनेगा। और जब लोअर सेगमेंट अगर लोअर सेगमेंट लेस देन हो जाए अपर सेगमेंट से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। डिवाइड करके देख लेना। अगर देखो ना मैं इसको 20 कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन वाला केस बन गया। अच्छा अगर मैं ये नीचे 10 है इसको 5 कर दूं तो ये 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब लोअर सेगमेंट बड़ा अपर सेगमेंट से, इलास्टिक डिमांड। लोअर सेगमेंट छोटा अपर सेगमेंट से, इलास्टिक डिमांड। दोनों बराबर, यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे देंगे, कैसे निकलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ठीक है। परसेंटेज चेंज इन, क्या लिख रहा हूं मैं यार, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक फॉर्मूला ये था। एक अर्थमेटिक फॉर्मूला में इसने लगाया होगा, कौन सा? चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो सवाल में डेटा गिवन होता है, उससे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसा फॉर्मूला वैसा डेटा लगाएं, वैसा फॉर्मूला लगा के उस डेटा को रिजॉल्व करेंगे। एक एवरेज वाला फॉर्मूला भी करवाया होगा ना इसने, वो था ना डिफरेंस इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज एवरेज वाला भी लिख ही देते हैं यार ताकि रिकॉल हो जाए। सर डिफरेंस DIFF डिफरेंस इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिफरेंस इन क्वांटिटी होल सम को डिवाइड करेंगे, डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ प्राइस। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर नीचे सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, जवाब कैलकुलेट करेंगे। तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है
प्राइस और रेवेन्यू के रिलेशन से इलास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला आता है या उसकी थ्योरी आती है, डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक, उसकी वजह क्या होगी, सप्लाई इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक, उसका रीजन क्या होगा। मैं सारे रीजन मैंने भी लिखवाए हैं, मैं प्रेजेंटेशन भेज चुका हूं, मिस ने भी लिखवाए होंगे डेफिनेटली, तो जब आपने शुरू में पढ़ा होगा तो ठीक है भाई। तो यहां से हमने एक तो रेवेन्यू वाला भी पढ़ लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इलास्टिसिटी को भी मेरे बेटा हमने साथ देख लिया। अच्छा, अब ये आ गया सर, ये ग्राफ है, सेविंग फंक्शन है। अब कहते हैं द ग्राफ शोज द सेविंग फंक्शन, द पॉइंट इंडिकेट ए कंजम्पशन इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। सर वी नो दैट y इज इक्वल टू c प्लस s होता है। वो पूछ रहा है y और कंजम्पशन, y यानी कि इनकम और कंजम्पशन जहां बराबर हो वहां सेविंग क्या हो जाती है, शाबाश बोलिए, बेहतरीन, जीरो। तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर हैं। अगर मैं डायग्राम बनाकर देखूं तो वो ऐसा होगा, ये इनकम y है, ये कंजम्पशन, ये डायग्राम ऐसे होगी। इसको नीचे अलाइन करूं तो ये सेविंग यहां उतरा, अब सेविंग ये ऐसे, अरे ऐसे, ये है डिस सेविंग, ये रहा, ये जीरो सेविंग। बनाया हुआ यार, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने माशाल्लाह, ठीक है। अब यहां से कई सारी बातें, कई सारे फॉर्मूलाज तुम याद कर सकते हो, पूछ सकते हो, सही है। सर ये क्या है, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ये क्या है, ये ऐसे बना ना, ये क्या है बोलो, कौन बता रहा है। इसका जवाब तो सी हो गया। जहां सेविंग जीरो हो रही है, जहां सेविंग जीरो हो रही है वहां पे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर है। ये क्या है, ये क्या है, ये जो ट्रायंगल मैंने अभी बनाया है ये क्या है। सर वाई एक्सिस पे सेविंग है, एक्स एक्सिस पे इनकम है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेल्टा वाई है, वर्टिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, एम पी एस। और वन में से एम पी एस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एम पी सी। एम पी सी का एक और फॉर्मूला, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आर रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग या कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये वाला सारा एरिया नेगेटिव सेविंग है, ये वाला से सारा एरिया एम वाई है, यानी कि मार्जिनल सेविंग। सेविंग फंक्शन क्या होता था, C इज S इज इक्वल टू माइनस S प्लस एम वाई। कंजम्पशन फंक्शन क्या था, C नॉट प्लस स्मॉल c और y। और फिर उससे ये वाला कॉन्सेप्ट भी निकलता था ना, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू वाई, आर रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। सॉरी, चेंज का निशान नहीं लगाना, सी डिवाइडेड बाई वाई और s डिवाइडेड बाई y। ठीक हो गया। तो कंजम्पशन फंक्शन पूरा ही रिवाइज हो गया से। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का फंक्शन था, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सर I इज इक्वल टू आई नॉट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट होती है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है ना, याद है ये वाली डायग्राम, पहले पूरा लिख देता हूं, इज इक्वल टू एम वाई, ये मार्जिनल है, इसे कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इस वाले को कहते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर,
कंजम्पशन और सेविंग के डिटरमिनेंट तो वो थे, थ्योरेटिकल थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिटरमिनेंट जो होता है वो MES, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, है ना। मार्जिनल एफिशिएंसी का जो कर्व था वो क्या था, ऐसे था ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लो इन्वेस्टमेंट, ये स्मॉल आई इंटरेस्ट रेट, ये आई इन्वेस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ऐसे ये है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल which shows the relationship between the rate of interest and the level of investment, है ना। how level of investment determined on each level of interest because interest is short run, so MEC तय करेगा, है ना। वो रिस्क प्रीमियम वाला पूरा पढ़ाया हुआ कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, ठीक है भाई। अगला MCQ, all earning after exporting the goods and services from Pakistan to other country will become Pakistan's current account. एक्सपोर्ट अर्निंग, नेट एक्सपोर्ट जिसे आप कहते हैं, X माइनस M GDP का जो पार्ट है वो आपकी नेट एक्सपोर्ट है और आपके करंट अकाउंट का पार्ट होती है। A good money is always characteristic by virtue of its liquidity and acceptability. हाई इंट्रिंसिक वैल्यू होगी तो साला उसको तो वो फिर उसको आप नहीं, जैसे गोल्ड कॉइन को मेल्ट करके आपने यूज कर लिया, इंट्रिंसिक तो कम होनी चाहिए। ईज टू डुप्लीकेट, नहीं भाई ये तो कद्दू हो जाएगा। अट्रैक्टिवनेस एंड डिजाइन, ये भाई शादी का कार्ड नहीं बना रहे ना, करेंसी नोट बना रहे, अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट डिजाइन होना चाहिए और उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कॉज बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अभी मैंने बोला इसीलिए मैं ऊपर डायग्राम बनाते बनाते रुक गया। याद है तुम्हें 2 सेक्टर डायग्राम का एक मॉडल बनाया था इंजेक्शन और लीकेजेस का, इक्विलिब्रियम, ये था आई नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये था सेविंग का लाइन, है ना। एक मिनट जरा और बड़ा करके बनाए, मुझे इसमें काफी सारी चीजें बतानी है, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर भी बता दूंगा। सर ये सेविंग है, ये आई नॉट इन्वेस्टमेंट है। अब क्या हुआ, ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हो गया, 2 सेक्टर मॉडल, यानी कि इंजेक्शन और लीकेजेस का, याद है ना। अभी ये पढ़ा था ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। 2 सेक्टर की एग्रीगेट डिमांड C प्लस I होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, C प्लस S होती है। तो इक्वेशन में से C में से C कैंसिल हुआ, I इक्वल टू S हुआ, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हुआ। ये बना 2 सेक्टर का इक्विलिब्रियम जिसमें I और S एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इंजेक्शंस इज इक्वल टू लीकेजेस। अब क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, I0 से I1 हो गया, लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, Y0 से कहां आ गया, Y1। ये हुआ क्या है, इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सुन रहे हो। अब यहां मल्टीप्लायर निकलेगा, कैसे निकलता है मल्टीप्लायर, K इज इक्वल टू चेंज डेल्टा Y ड्यू टू डेल्टा I, इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। एक्सेलरेटर क्या था, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन I डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। देखो हुआ क्या, इस वाले इफेक्ट ने, किस वाले इफेक्ट ने, जिसको मैं ब्लू कलर में बंद कर रहा हूं, अब इस वाले इफेक्ट ने मल्टीप्लायर इफेक्ट को एंगेज किया। अब जब मल्टीप्लायर हुई तो क्या हुआ सर, जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो गई। ये थी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मल्टीप्लायर एक्टिवेट कर देगा एक्सेलरेटर प्रिंसिपल को। मल्टीप्लायर क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब जब नेशनल इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। ये है एक्सेलरेटर। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम
इसका मतलब अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में देखे कि इकोनॉमी स्टक हो गई है रिसेशनरी पीरियड में, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपना इंजेक्शन इनटेक करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और इकोनॉमी को एक पुश फैक्टर देगी कि इकोनॉमी आगे बढ़े। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो देखा देखी बकिया फर्म्स भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगी। इट वुड बी अ फैक्टर दैट मे कॉज एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? तो बड़ा कचरा मच गया सर, मगर क्या करें, बताना तो है ना भाई। ये बस 1 घंटे का वीडियो जब टाइम निकाल के देख लोगे 1-1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो भाई ये आपको उम्मीद है कि काफी सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। अच्छा वो लीकेज मल्टीप्लायर भी था ना, 1 डिवाइडेड बाई MP(S) प्लस MP(T) प्लस MP(M), और लीकेज जितना ज्यादा होगा MP(S) हो या कोई भी हो, लीकेज ये सारे लीकेज हैं, टैक्स लीकेज है, इंपोर्ट लीकेज है, सेविंग लीकेज है। MP(S) जितना ज्यादा होगा K की वैल्यू उतनी कम होगी, MPC जितना ज्यादा होगा K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि C कंजम्पशन क्या है, ये इंजेक्शन है। तो सेविंग जितना बढ़ेगा मल्टीप्लायर का साइज छोटा होगा क्योंकि लीकेज बढ़ रही है। कंजम्पशन जितना बढ़ेगा मल्टीप्लायर का साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंजेक्शंस बढ़ रही हैं। तो ये जो हम पढ़ते हैं मल्टीप्लायर, दैट इज चेंज इन Y, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन I, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इसके बाद इसका सेविंग मल्टीप्लायर और कंजम्पशन भी था, वो सेविंग भी था। 1 डिवाइडेड बाई MP(S), या वो था ना 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, लेकिन MPC जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। MPS जितना बड़ा होगा मल्टीप्लायर का साइज श्रिंक होगा। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा मैं 30 MCQs करके छोड़ दूंगा, बकिया के लिए मैं जो है वो टाइम, क्योंकि मेरी आगे भी क्लास है बॉस, यूनिवर्सिटी में आज CBM पहुंचना है, तो वो वहाँ मुझे पहुंचना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाए, लेकिन वो एक्स्ट्रा बातें बताने में यार भाई थोड़ा सा जा रहा है टाइम ना। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मेंबर्स बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक। सर मेंबर बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक के जो मेंबर बैंक है उनको क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल एक्टिविटी को फाइनेंस करते हैं। रिसीविंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन उनका प्राइमरी फंक्शन है। तो जो एजेंसी सर्विसेज है भाई देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन, अप्रूव एडवांसेस लोन देना, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ये भी प्राइमरी है। रिसीविंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन और इन्वेस्टिंग, ये दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक जो कि सेंट्रल बैंक के मेंबर बैंक होते हैं यूजुअली, उनका प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? चेकबुक इशू करना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देना, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी देना, कार फाइनेंसिंग ऑफर कर देना, ज़कात डिडक्शन कर लेना। उसमें एजेंसी सर्विसेज भी हैं और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशू करना सेकेंडरी फंक्शन है। सेंट्रल बैंक सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के सबऑर्डिनेट है। दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, इनको रखा इसलिए गया कि इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को बढ़ाएं और अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करें। लेकिन सेंट्रल बैंक ने करेंसी छापी है। सेंट्रल बैंक का फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी को कंट्रोल करना। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करते थे ना, 1 डिवाइडेड बाय RR, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इनिशियल डिपॉजिट से, तो ये पूरा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। बोलो भाई कोई मसला? तो सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, नहीं कंट्रोल क्रेडिट,
ठीक है। मनी सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्रेडिट को कंट्रोल करना, जिसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, या एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होता है काम? मनी सप्लाई को बढ़ाना बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी सप्लाई को कम करना। कैसे? थ्रू इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। उसके लिए वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज, चेंज इन रिजर्व रेशो, चेंज इन डिस्काउंट रेट, सब पढ़ाया हुआ डिटेल के अंदर। वो पढ़ना घर में कब एक्सपेंशन। ऐसे मिसाल देके समझा दूं, सेंट्रल बैंक क्रेडिट मनी को कंट्रोल करता है बाय, सुनिएगा मेरी बात, बाय कंट्रोल क्रेडिट मनी को कंट्रोल मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाय इंक्रीजिंग आरआर, बाय इंक्रीज द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट बढ़ा के, आरआर को बढ़ा के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके सेंट्रल बैंक वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाती है। एक्सपेंशन में क्या करेगा? परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरआर को कम करेगा, डिस्काउंट रेट को कम करेगा और एक्सपेंशन कर देगा इकोनॉमी के अंदर। तो सर एक्सपेंशन क्यों करेगा? जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो सर ये तो गलत है ना। हाँ, मैं कब कह रहा हूं ये सही है, लेकिन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की परसुएंस जरूरी है। अबे तुम चाह रहे हो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, तो भाई उसके लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना जरूरी है। इसीलिए देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल का ऑब्जेक्टिव एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, ये कह लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, और मॉनेटरी का ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन को कम करना है। लेकिन जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन लेकर आते हैं, तो भाई इन्फ्लेशन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। So you have to face inflation. If you increase the level of output and employment in the economy, real GDP growth rate को लाने के लिए, level of output को बढ़ाने के लिए, employment को बढ़ाने के लिए, you have to face inflation. तो आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से माना इन्फ्लेशन बढ़ती है, वैल्यू ऑफ मनी गिरती है, लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि यही एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल को सपोर्ट करेगी। अदरवाइज फिस्कल पॉलिसी बेकार हो जाएगी, झुंड। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? सर एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डन है, इन्वेस्टमेंट इन नेशनलाइज्ड यूनिवर्सिटी डन है, स्पेंडिंग बाय द लोकल गवर्नमेंट डन है, ये सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर है। हाँ, कैपिटल स्पेंडिंग बाय पब्लिक कंपनीज। अब ये पब्लिक कंपनी से मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। कैपिटल स्पेंडिंग मतलब व्हेन दे परचेज कैपिटल इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, कैपिटल गुड्स खरीदें जब वो, तो भाई इससे तो आउटपुट बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक लिमिटेड फर्म का इन्वेस्टमेंट है। अ गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी, व्हाट शुड इट रिड्यूस? क्या कम करे? बेनिफिट टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, बोरोइंग टू द कंज्यूमर, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। नहीं सर, टैक्स कम कर दें आप, ऑटोमेटिक इंपैक्ट आने लगेगा। Which is most likely happen if the regressive tax replace progressive tax? Regressive क्या था? हाई इनकम पे लो टैक्स, लो इनकम पे ज्यादा टैक्स, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या था? ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स, कम इनकम पे कम टैक्स, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच थी। अगर आप रिग्रेसिव को if regressive tax replaces प्रोग्रेसिव, यानी कि आपने प्रोग्रेसिव को हटाया, रिग्रेसिव को लाए, अबे भाई ये तो कद्दू कर दिया आपने। अमीरों पे कम टैक्स लगेगा, गरीबों पे ज्यादा टैक्स लगेगा, गरीब का हो गया मासी कत्ल। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिच टू पुअर, नो सॉरी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड बाय रिच पीपल इंक्रीज। ओ नहीं भाई, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय पुअर पीपल इंक्रीज। भाई साहब ये सही है, भाई साहब ये गलत है। अबे यार ये मैंने मार्क करवाए थे अपने, हमारा साथी है, टाइपिस्ट है, असिस्टेंट तो नहीं कहेंगे, बेचारा हम भी सीखने वाले हैं। ये सही है, ये गलत लगा हुआ। हाँ, अगर ये रिवर्टिव होता, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव से रिप्लेस होता, तो ये वाला काम हो जाता।
10 मिनट, समझे भाई? तो ये एमसीक्यू सही है, ये एमसीक्यू सही है। अमाउंट टैक्स पेड बाय द रिच पुअर इंक्रीज, नहीं 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 नहीं, अमाउंट पेड बाय द पुअर पीपल इंक्रीज बिकॉज रीग्रेसिव ने रिप्लेस कर दिया है प्रोग्रेसिव को। समझ गए चीतों भाई, समझ गए? सुन रहे हैं? चलो जवानों चलो, बेहतरीन। तुम लोगों के चेहरे का जो इत्मीनान है ना, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है भाई, लेकिन आगे क्लास है, बहुत जाना पड़ेगा, क्या करें। आगे बढ़िए। डायरेक्ट टैक्स कैन बी यूज्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, अमीरों से गरीबों तक जाता है। अ फंक्शन ऑफ मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, डज इट मीन इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज? हाँ सही, क्योंकि मेजर ऑफ वैल्यू से यही होगा ना। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट द फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे डिस्काउंट रेट या बैंक रेट कहते हैं। When the central bank decreased its interest rate, it became cheaper. ये कुछ इनकम्प्लीट है, वैसे चीपर सही है। A nation's BOP current account includes visible item only, invisible item only, both visible and invisible FDI, सर both। करंट अकाउंट में तो दोनों ही होता है ना, बीओपी के करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो विजिबल इनविजिबल दोनों ही आइटम आते हैं। थोड़ा तेज कर रहा हूं आप। नेशनल बजट is detailed information about a fiscal transaction of an economy. The information mentioned in the budget in term of forecasting income and expenditure. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बजट एस्टिमेटेड फाइनेंशियल प्लान है ना। जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो एस्टिमेट करती है आने वाले 12 महीने के खर्चे और वहां से फिर किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होगी। The non-monetary exchange mechanism is primarily based on the principle of coincidence of want, मैचिंग ऑफ वांट पे डिपेंडेंट था। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सक्सेसफुल कब होती है? बेहतरीन, मैंने बताया था जब दोनों चीजों की डिमांड इलास्टिक हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सम ऑफ है वो क्या हो? इलास्टिक हो। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री कैन लीड्स टू करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइज इन इंटरेस्ट रेट, इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ ट्रेड। मेरा ख्याल है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ ट्रेड। मेरा ख्याल है ये वाला, लेकिन वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू, वैसे ज्यादा ऑब्वियस तो ये है करंट अकाउंट में सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट हो जाए तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि जीडीपी बढ़ जाएगा आपका, और इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ ट्रेड ये भी आपके जीडीपी को बढ़ाएगा। तो सही है ये वाला, पहला और आखिरी वाला सही है। इंटरेस्ट रेट के कम होने से तो ग्रोथ रेट कम होती है, डेफिसिट के बढ़ने से भी ग्रोथ रेट कम होती है। सही है पहला और चौथा है। भाई एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएम दिया हुआ है, एमपीटी दिया हुआ है, मल्टीप्लायर निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम सॉरी। और याद रखना इसका वैल्यू, इस वाले मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, ये लीकेज जितना बढ़ेगा, लीकेजेस जितने बढ़ेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि ये सारे लीकेजेस हैं, लेसर हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लेसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी, which of the following monetary regulation used by the government to protect domestic industry from the evil of the foreign competition? टैरिफ लगाते, टैरिफ टैक्सेस लगाएंगे बाहर की, वो हम पढ़ के आ रहे हैं। टैक्सेस से याद है वो डायग्राम एक पढ़ी थी, इस तरह से डायग्राम थी, ये फॉरेन मार्केट इक्विलिब्रियम था, फॉरेन मार्केट में प्राइस ये थी। तो क्या करा भाई गवर्नमेंट ने? टैरिफ लगाया, जिससे इंपोर्टेड गाड़ियों की डिमांड कम हो गई और डोमेस्टिक गाड़ियों की, याद है ना, इस तरह का एक डायग्राम पढ़ के आ रहा है। तो टैरिफ लगाते हैं जी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इनवॉल्व राइजिंग वेलफेयर बेनिफिट, नहीं बात, कॉन्ट्रैक्शन ही में नहीं होता। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन इनकम, नहीं। इंक्रीज टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट पे आप लगाओगे टैक्स ज्यादा, कि भाई ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, टैक्स लगा देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट सुकड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी और जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी।
The government has the following revenue. Corporate tax है, यूं है, यूं है, यूं है. तो what is the total amount of indirect tax? Indirect tax में sales tax आएगा, import duty आएगी, और नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये आएगा 200, 300, 240 आएगा. ये तीनों आएंगे, 1, 2, 3. कौन से 3 जो नजर आ रहे हैं आपको? मिट जा भाई. 300 ये होगा, वेल्थ टैक्स भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी. वैसे वेल्थ टैक्स भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है. हाँ, तो ये नहीं होगा भाई, वेल्थ टैक्स नहीं होगा भाई, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है. कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट है, और ये भी डायरेक्ट है. इनकम टैक्स तो ऑब्वियसली डायरेक्ट है, 240 मिलियन. ठीक है. How the recent increase in the price of petroleum product in the international market affect the domestic economy? Increase in trade deficit, because आप पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा. The ratio between the index of import price and import, इसे टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं. रेशो होता है इंपोर्ट का रेशो, प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इंडेक्स एवरेज, इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स. ये निकलता है TOT, टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है. हाउ इकोनॉमिक रिसेशन इफेक्ट द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को. सर, इकोनॉमिक रिसेशन में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी गिरती है. भाईजान लेट हो रहा है, मगर 5 MCQs हैं, खींच दो. What is mean by regressive tax? A tax spending fall on more heavily on poor. सही है. गरीबों पे ज्यादा होता है. A government decrease the tax on goods produced in a country. What is the most likely result of this? Decrease in imports. जब लोकल प्रोडक्शन पे टैक्स कम लगाएंगे तो लोग इंपोर्टेड को छोड़ के लोकल खरीदने लगेंगे. Why it is better to increase public expenditure while reducing private expenditure? Why it is better to increase public? भाई गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाई क्यों बेहतर है? While reducing private expenditures, goods and services which is market ignored can be provided. Government officially are likely to be more careful spending on more private individuals. The profit motive make government नहीं. सही है. तो भाई जब गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड करेगी प्राइवेट सेक्टर के, तो जो गैप होता है सोशल इनइक्वालिटी का वो पूरा होगा. जो चीजें फ्री मार्केट नहीं बना रही वो फिर गवर्नमेंट बना के दे देगी, इग्नोर जो हो रही है. गवर्नमेंट डिसाइड टू रिड्यूस द साइज ऑफ कोटा ऑफ द गुड विच इज लाइकली टू बी हैपन. कोटा अगर आप बढ़ा देंगे तो वर्ष होगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगेंगे टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. नहीं, हाँ, हमारी जैसी इकोनॉमी तो वर्ष होगा क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएगी. फिर डोमेस्टिक GDP प्रोडक्शन नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द कंपेयरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द वेरियस कंट्री. व्हाट डज नॉट लीड टू द डिफरेंट व्हेन इट इज यूजिंग कंपेयरिंग द नेशन. पॉपुलेशन का साइज अलग अलग होता है भाई. GDP को आप मिसाल के तौर पे 100 रुपए की GDP को 20 लोगों में बांटोगे और 100 रुपए की GDP को आप 100 लोगों में बांटोगे तो डेफिनेटली पॉपुलेशन के साइज का एवरेज पे बड़ा फर्क आएगा. यहाँ एवरेज कितना आ रहा है भाई, बोलो ना, 50, और यहाँ एवरेज क्या आ जाएगा, 1 रुपए. तो एक इकोनॉमी का एवरेज इनकम $50 हो और एक इकोनॉमी का $1 हो, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन का साइज बड़ा मैटर करता है इसमें. What determine the weightage of consumer price index? Increase in the average price of different goods and services. वो याद है ना फॉर्मूला CPI का बताया था. Change in the price of recent basket of commodity divided by previous basket of commodity, तो CPI निकलता है उससे. तो उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह. घर पे अच्छे से पढ़िए. रिवीजन में मेरी कोई हेल्प चाहिए मैसेज करिए, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ मुस्तकिल. रोजाना 15, 20, 30 मैसेज होते हैं. मैं रात में जब टाइम मिलता है भाई कर रहा हूँ मैसेज, दिन में रात में. अल्लाह आपको कामयाब करें, जिंदगी में आगे बढ़ाएं. मौका मिले तो ये जरूर देखिएगा ताकि आपको फायदा हो. दुआओं में याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम. मैं ग्रुप के ऊपर ये व्हाट्सएप भी कर दे रहा हूँ अभी करेक्शन करने के बाद, तो इंशाल्लाह फिर आप उसको देख पाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. दुआओं में याद रखिए.